अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्री गोविंदाचार्य जी अध्यक्ष श्री प्रोफेसर रुपेश पाटिल जी से आग्रह करूंगा
कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं महामना मालवीय मिशन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय इकाई के कोषाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता जी से आग्रह करूंगा आज के मुख्य अतिथि मंदिर गोविंदाचार्य जी का माल्यार्पण शैलेंद्र अभय कुमार जी अपने इकाई के सचिव डॉक्टर अभय कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा इकाई के अध्यक्ष प्रोफेसर उपेंद्र जी का माल्यार्पण अब मैं अपने अध्यक्ष प्रोफेसर उपेंद्र पाटिल जी से आग्रह करूंगा कि आज का स्वागत भाषण आपके द्वारा। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं च अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। महान देशभक्त, दूरदर्शी शिक्षाविद, उत्कृष्ट समाज सुधारक, भारतीय राष्ट्रवाद के महान अग्रदूत का बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 159वीं जयंती के अवसर पर मैं महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। हमारे बीच इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि तथा इसी बगिया के फूल कहेंगे, इसी विश्वविद्यालय के मानस सपूत, प्रखर राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, राजनेता, अनेक विशेषणों से भी आपको अनेक विशेषणों को आप धारण करने वाले ऐसे हमारे बीच माननीय गोविंदाचार्य जी यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। मैं मिशन परिवार की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत। हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति जो ऑनलाइन हमारे बीच उपस्थित हैं, माननीय निर्धन मालवीय जी जो महामना के पौत्र हैं और न्यायमूर्ति रह चुके हैं, महामना के पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे ऐसे कुलाधिपति माननीय मालवीय जी का मैं मिशन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप मिशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, संप्रति आप संरक्षक हैं राष्ट्रीय। हमारे बीच मिशन परिवार के जितने भी यहाँ पर हैं सब मिशन परिवार के सब सदस्यगण हैं। प्रोफेसर जीपी लाल जी, प्रोफेसर दीनबंधु पांडे जी, प्रोफेसर शुक्ला जी, अन्य यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, मैं एक का नाम लूँ तो काफी समय लगेगा। मैं समवेत रूप से जितने भी हमारे मिशन परिवार से जुड़े हुए जितने भी हमारे सदस्यगण, अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, सबका मैं समवेत रूप से हृदय से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए, कोई भी जयंती हम इसीलिए मनाते हैं कि इस उस महापुरुष के स्मृतियों के से हम कुछ सीख लें और उनको उनके आचरणों का ध्यान करके हम अपने को भी गौरवान्वित करते हैं और उनसे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और आने वाली पीढ़ी भी
वो भी हम बताते हैं कि वहाँ महापुरुष का स्वरूप क्या है, महामना के विषय में क्या कहना। ऐसे महान राष्ट्र नायक के जन्मोत्सव के अवसर पर आप सभी यहाँ पर पुण्य भागी हुए हैं, पुण्य तीर्थ के स्मरण में आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं समवेत रूप से हमारे जितने भी मिशन परिवार से जुड़े हुए हमारे विजयनाथ पांडे जी महामंत्री, हमारे प्रोफेसर कविता शाह जी, माधवी तिवारी जी, प्रोफेसर शैलेंद्र गुप्त जी, प्रोफेसर प्रभाकर जी, प्रोफेसर सुनील जी, और हमारे इस पूरे कार्य को संपादन करने में हमारे पवन जी और वैदिक विज्ञान केंद्र के जितने भी कर्मचारीगण, मीडिया से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पर उपस्थित हमारे संवाददाता गण हैं, सबका मैं सम्मिलित रूप से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और एक और विशेष बात आज है कि हमारे इस कार्यक्रम के जो भी अतिथि हैं हमारे माननीय गोविंदाचार्य जी, आपको आज महामना स्मृति सम्मान भी दिया जाए। आप सभी को ज्ञात है कि महामना स्मृति सम्मान अब तक 3 काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मानस सपूत को दिया गया है। उसमें प्रथम पुरस्कार दिया गया सर्वप्रथम प्रोफेसर आरती रस्तोगी जी को, दूसरा न्यायपाल विभूषण प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री जी को, तीसरा असम के तत्कालीन राज्यपाल पटनायक जी को दिया गया था। आज चौथा जो है सम्मान हमारे बीच गोविंदाचार्य जी, जो इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय उस समय तत्कालीन महाविद्यालय हुआ करता था, आप वहाँ के उसी बतिया के फूल हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः आपके प्रति और सभी जितने सुधीर वृंद हैं, हमारे जितने भी हमारे भगिनी गण हैं, जितने भी हमारे विद्वत गण हैं, जितने भी शिक्षक गण हैं, छात्र गण, सबको सम्मिलित रूप से सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और अपने माननीय अध्यक्ष जी का जो हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं माननीय मालिनी जी के चरणों में भी मैं अभिनंदन पूर्वक प्रणांजलि अर्पित करता हूँ। और महामना के उस विग्रह पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी का अभिनंदन पूर्वक वंदन करते हुए अपनी बात विराम देता हूं। महामना जी जब यहाँ पर थे, उनका विद्यार्थियों से एक आग्रह रहता कि सप्ताह में एक दिन केवल 1.5 घंटा आप गीता के लिए दीजिए और गीता प्रवचन सुनिए। इसको हम लोगों ने भी आगे बढ़ाया और आज हम सबका एक सौभाग्य है कि जो छोटी छोटी बच्चियां 8 साल और 9 साल पढ़ने हैं, इनको संपूर्ण गीता याद, कोई भी कहीं से भी कोई भी श्लोक या क्या पूछ सकता है। तो मैं इन दोनों बच्चियों को, तेजस्वनी और उसकी छोटी बहन, तो मैं आग्रह करूंगा और साथ साथ ऐसे माता पिता को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने इस प्रकार का संस्कार इन बच्चियों ने दिया। बचपन से ही इनको यह बताया गया, गीता रखवाया गया और इनको सारा तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि गीता पाठ करें। तेजस्वी पांडे कक्षा 9, 13 सालों में है, और धात्री पांडे, जिनके पिताजी वीरेंद्र पांडे जी वो भी आए हैं।
हिंदू विश्वविद्यालय के श्री गोविंदाचार्य जी जैसे जो अनेक और विद्वत जन हैं प्रभृति, उन लोगों को भी इसी प्रकार बुला करके विश्वविद्यालय में सम्मानित करेंगे। मैं क्योंकि 3 बजे से मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र की मीटिंग में भी मुझे सम्मिलित होने के लिए पहले से ही कह दिया गया था, इसलिए अभी मैं थोड़ी देर के लिए उस मीटिंग में भी जा रहा हूं। इसलिए यहाँ के जो कार्यक्रम हैं जिसमें मुझे विशेष रुचि है उससे थोड़ी देर के लिए अभी अनुपस्थित रहूंगा, लेकिन मेरी पूरी शुभकामनाएं और पूरा मेरा मन यही लगा हुआ है। बार बार पुनः सबको नववर्ष की भी बधाई देते हुए महामना मालवीय मिशन के इस बीएचयू केंद्र को बार बार साधुवाद देते हुए अभी इस समय अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। इस कार्यक्रम को बहुत भव्य बनाने की योजना थी हम लोगों की, लेकिन कोरोना के कारण हम लोगों ने इस कार्यक्रम को बड़ा हार्ड में किया और माननीय गोविंद जी से जब गंगा यात्रा पर आप निकले थे 2 महीना पहले काशी आए, उसी समय हमने आग्रह किया था कि हमारे कार्यक्रम में आपको रहना। आप इतने सरल भाव से कहे ठीक है हम आएंगे, और हम लोग तो सन्यासी को देखते हैं, गेरुआ वस्त्र देख करके नमन करते हैं। सामान्य वेशधारी अगर सन्यासी कोई है तो हम लोगों के बीच में चाहते हैं व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके, वैसे आने की योजना कल ही थी कि मैं एक दिन वही आ जाऊंगा, कोहरा का समय है, लेकिन इतनी आपकी डिमांड है, कल भी कार्यक्रम था कल फिर है, तो आज सुबह आप आए, सौभाग्य से बिफोर टाइम आ गए,
आज जल्दी आ गई और आज ही श्री गंगा के फिर जाना है। अब इनको सुनने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल गोविंद जी का भाषण सुनने के लिए आए, पहली बार कुछ लोग देख भी रहे हैं। तो ऐसे गोविंद जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आवे और हम लोगों का मार्ग। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अपने पूज्य महामना मदन मोहन मालवीय जी की भारतीय पंचांग के अनुसार तय हुई आज की जयंती के अवसर पर आदरणीय गिरधर मालवीय जी, आज के अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष उपेंद्र जी, मंच पर शोभायमान विजय जी, यहाँ से उपस्थित विशिष्ट विद्वज्जन, वरिष्ठ महानुभाव, मातृशक्ति और साक्षी। एक दृष्टा साक्षी भाव से देख रहा था कि किसी का अभिनंदन हो रहा है, सम्मान किया जा रहा है। सबसे पहले तो उसी एक बात को डिटेल कर लूं। मैं मानता हूँ कि मैं बनारस का बच्चा हूँ, लड़का हूँ, और सेंट्रल हिंदू स्कूल पानी की टंकी आश्रम का बच्चा, उसी में जा रहा स्कूल का कोल्हुआ में। मैं उस शराकत से कुछ नहीं पाया हूँ बनारस आश्रम में। मैं अपने को उसी प्रकार मानता हूँ। सब बड़े लोगों ने मिलकर सम्मान किया है, मुझे लगता है ठीक है। बचवा बड़ा अच्छा अच्छा काम किया, प्राउड करो। यही भाव मैंने इसमें ग्रहण किया, क्योंकि घर पे तो कोई भी छोटी सी बात को ज्यादा उसका कौतुक करेंगे। और मैं ऐसे अवसर को यही मानता हूँ कि आप सबका बड़प्पन है। दुर्योधन भी सुयोधन ही लगता था। सामान्य से व्यक्ति को आपने सम्मान दिया, इसमें आपके बड़प्पन का परिचायक है। उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं तो ऐसे अवसर पर भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। इसी प्रकार बिना लालच द्वेष के काम करता रहा हूँ। निर्णयों में गलतियां हो सकती थी, पूरी भी नियत में गलती नहीं थी, इसलिए मेरे निर्णय की गलती की कुछ लोग अगर उनसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि जो बड़े लोगों से सीखा है उसमें से एक बात मुझे बहुत टच गई थी। एक बार दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने अपने जीवन का सब बताते हुए कहा था, देखो मन को निर्लेप रखने की कोशिश करो। जैसे आकाश है, आकाश में कभी चांदनी छिटकती है, कभी अमावस्या रहती है, कभी सूर्य के प्रकाश में लालिमा रहती है, कभी नीलिमा रहती है सामान्य, कभी बादल के चकत्ते होते हैं, कभी तारे चिपके हुए। सुबह होती है तो न तारे चिपके हुए मिलते हैं और न वो नीलिमा ही रहती है।
मन को ऐसा ही निर्लेप बनाओ और त्रयस्थ भाव से देखने की कोशिश करो। अधिक से अधिक तुम यही कर सकते हो कि प्रेरणा की पवित्रता और कार्य की कुशलता में निरंतर वृद्धि की कोशिश, इतनी तुम्हारे हाथ में है। सफलता असफलता वो मन को न बांधो, उसमें से सीख कर आगे का पाठ्य लेकर आगे बढ़ना। गतम सत्ता है मन का भाव बना लो, चढ़े हुए लक्ष्य बना लो और स्वभाव बना लो। यही सब सीखने को मिला है और उस आधार पर ऐसा हो जाए इसमें जो कि जो धरवीनी चदरिया की स्थिति, उसको जीवन की मैं अपने लिए मापदंड या सफलता या बेंचमार्क जो कि जो धरवीनी, तब तो जीवन सफल। कुछ लगा चिपका ही रहा, क्या हुआ क्या हुआ। और एक छोटी सी बात जो मुझे चेक दिया गया, उसका सम्मान करता हूँ और मैं मानता हूँ अपने काशी में मेरे मित्र हैं, अनुमंजय हैं, सौरभ है, कई लोग हैं जो घायल गोवंश गोमाता की चिकित्सा में लगे रहते हैं। मैं अपने आयोजकों से बहुत विनती करूंगा कि मेरे द्वारा उनको वो मिल जाए। ये बात कहकर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सब भी जो बातें हैं ना, वो स्वाभाविक है। मुझे ये विश्वास नहीं है मैं सेंट्रल हिंदू स्कूल, सेंट्रल हिंदू कॉलेज कमच्छा और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसमें जीवन का वो भाग न गुजारा होता जिसमें सीखने के समय घंटे हैं, शायद आज मैं यहाँ न होता। जो खड़ा हुआ है वाल्मीकि जी की तपस्या का पुण्य फल है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। जो हम कहते हैं ना बी एंड मेक अगर देखेगा तो बी का समझ में आएगा ना यार, बिना बी के मेक कैसे हो जाएगा। हम तो ईश्वरराव केलकर ने एक बार बात कही थी जी, गोविंद ये बताओ कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आधार क्या है। मैंने कहा व्यक्ति निर्माण। अच्छा ये बताओ, व्यक्ति जितना होगा उतना राष्ट्रीय पुनर्निर्माण होगा या व्यक्ति जितना दिखेगा उतना राष्ट्रीय पुनर्निर्माण होगा। मैंने कहा जितना व्यक्ति होगा उतना ही राष्ट्रीय पुनर्निर्माण होगा। तब उन्होंने कहा हाँ तो चिंता क्यों करते हो दिखने की, हो तो बनो वैसे, रहो वैसे, निश्चित रहो। Don't expose what you are not. Be exposed as to what you are. तो जो पारदर्शिता नहीं थी बहुत बड़ी ताकत नहीं थी। ये मैं 80 के दशक की बात कहता हूँ। ऐसे बड़े बड़े लोगों का सत्संग मिला, आशीर्वाद मिला और अमूर्त रूप में काशी के अध्ययन, काशी के लोगों से सत्संग, उस सब का मिला जुला कर ये परिपाक है अब तक की जीवन यात्रा, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसमें मेरे व्यक्तित्व के अंतरतम में से भी मालवीय जी को अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमको अपने जागृत जीवन की पहली स्मृति जो अंकित है 1946 की है। मैं महज 3 साल का था। नया घाट या सिंधा घाट के पास वही हम लोग रहते थे उस समय। 46 में महामना मालवीय जी का निधन हुआ। पिताजी हमारे संस्कृत महाविद्यालय में नीची बात से आए घर, हमको पहली चीज जो रजिस्टर हुई, पिताजी ने कहा भैया को कि आज अंत्येष्टि संस्कार थोड़ी देर में होगा, चंदन की लकड़ियां लाई जा रही।
तो भैया ने कहा मालूम जी क्यों? तो घर में शोक का मातम हो गया था, ये मेरे मन में अंकित है। और जो आज का कार्यक्रम हुआ वैदिक विज्ञान केंद्र के स्थान पर ना, आपको नहीं मालूम है कि मेरे मन में कितना आप सबके प्रति धन्यवाद का भाव व्यक्त हुआ। क्योंकि हमने मालवीय जी ने जब काशी गरीब से जमीन मांगी थी, मैंने सुना है महाराजा ने कहा कि बौद्ध विश्वविद्यालय को है एक और क्यों बनाना है, तो मालवीय जी ने उनको कहा था, मैंने सुना इन 10,000 छात्र विश्वविद्यालय के पास से वेद घोष करेंगे और उससे आपकी नींद खुलेगी। और फिर तो जैसा आपने को मालूम है कि किसी जमीन चाहे उसकी जमीन ले लो, यही भक्तिशास्त्र का महाराजा करते। तो मालवीय जी का जो स्वप्न है भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान, इसके सार तत्व को ठीक ढंग से समेकित करना और अपनी ज्ञान परंपरा के प्रति अवदान, अन्य जानकारियों के प्रति सम्मान, ये जो उनके जीवन का सूत्र रहा है, उद्देश्य भी वही। तदनुसार काशी विश्वविद्यालय की रचना हुई है 1916। वो मुझे याद आया आज के समय जब इस परिसर में कार्यक्रम हो रहा है, इस बात को कि चलो हम उनके मन की इच्छा के अनुसार एक कदम तो बढ़ रहे हैं ना। होना बहुत है, होना था बहुत, नहीं हुआ तो क्या हुआ, होगा बहुत कुछ। इस विश्वास के साथ एक कदम सही दिशा में बढ़ा तो है। मालवीय जी को तो याद हम करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि परिवर्तन संसारी को बान जाए थे सजातो ये न जाते न याद वंश समुन्नति। इस परिवर्तनशील संसार में भला कौन नहीं मरता, कौन नहीं जीता, अगर जिया हुआ तो उसी को माना जाए जिससे वंश की उन्नति। मालवीय जी इस प्रकार हमको रास्ता बताते गए हैं आगे की पीढ़ियों को। अभी भी उनके जीवन से आपके सामने की चुनौतियों का भी सामना करने का रास्ता निकल सकता है, इसलिए उनके जीवन का ध्यान करना आवश्यक। आज कहीं दोहरापन देखते हैं, छवि और यथार्थ का बहुत ज्यादा अनवेक्षण अगर देखते हैं, समझ में आता है कि मालवीय जी वो तो मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, इसके साकार रूप थे। मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मण्य अन्यत दुरात्मना। मालवीय जी तो यही मूर्ति थे, मन वचन कर्म। फिर महामना, सच में महामना। कितने प्रकार की डाइवर्सिटीज और एडवर्सिटीज का सामना उन्होंने स्थिरचित्त होकर स्थितप्रज्ञ के नाम से स्थिरचित्त होकर किया है। और जिसका जाकी जैसी चाकरी वाको वैसे राम भैरव के बैठकर दिल का मुसरा ले, उनकी अवस्था तो उनकी वही। और इसी में समझ में आता है कि वो तो स्वयं में मृगेंद्रता ही थी ना। आगे हमको भी जहाँ गया था वहां सिद्धार्थ जी ने मुझे एक बात कही कि हाँ भैया, मालवीय जी के पास तो न एक टूटी कौड़ी पैसा था और एक धूर जमीन था, यहाँ के थे भी नहीं, तब वो इतना कर गए। ऐसे ही थोड़ा हो जाता है। तब मुझे उससे भी समझ में आया कि नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव विजयगंधा। किसने बनाया? हाँ, देश के आर्ष ज्ञान ने उनको आकार दिया, गंगा मैया ने
उनको संवारा और काशी की धरती में फलश्रुति भी हुई। और एडवर्सिटीज का क्या कहना, लेकिन डिगे तो नहीं था। वास्तव में मालवीय का आकलन पूरा होना कठिन रहता है। वैसे किसी भी मल्टीफैसेटेड, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, बहुआयामी व्यक्तित्व का आकलन कठिन होता है। इसका अंग्रेजी में कहा भी है ना, जॉनसन्स आर रेयर बट बॉस्टन्स आर रेयरर। जॉनसन तो दुर्लभ होते हैं, बॉस्टन जो समालोचक है वो तो और भी दुर्लभ होते हैं। वाल्मीकि का ऐसा ही, ऐसी बहुतों का हुआ है। तिलक को देखिए, वे अच्छे गणितज्ञ थे, कौन जानते हैं। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जानते हैं। अम्बेडकर इकोनॉमिस्ट थे, ब्राह्मण थे, कम लोग जानते हैं। संविधान निर्माता के नाते सबको लोग जानते हैं। अंग्रेज चले जाएंगे तो भारत की पुनर्रचना कैसे होगी, इस विषय में प्रयोग करते गांधी को कम जानते हैं। आजादी की लड़ाई में करो या मरो, या करेंगे या मरेंगे, इस नाते से उनको जाना जाता है। ऐसा ही काशी में यहाँ देखा था, काशी विश्वविद्यालय में, काशी विश्वविद्यालय के संस्थापक वाल्मीकि, ये छवि का हिस्सा है। लेकिन वो तो एक पत्रकार भी थे और मूल्याधिष्ठित पत्रकार थे। जब उनको सुविधा नहीं लगी तो हिंदुस्तान से उन्होंने नौकरी छोड़ दी। दैनिक हिंदुस्तान का ठीक ठीक निकले, इसकी जिम्मेदारी की थी, लेकिन छोड़ दिया ना। उस समय बड़ी भारी कहाँ सम्यक आजीविका का आधार था बना हुआ, लेकिन छोड़ने में तो कोई कोताही नहीं हुई ना, क्योंकि भारत की परंपरा ही है, इसलिए वो महामानव, इसलिए वो बड़े ना। जो जितना खुद के लिए जिए वो उतना घटिया, जो जितना दूसरों के लिए जिए वो उतना बढ़िया। और लगा दिया, ये कहा भी नहीं, बस जीते चले गए, तो जी कर चले गए। उसी तरह जो जितना भोगे वो उतना छोटा, जो जितना त्यागे वो उतना बड़ा। ये भारत की अपनी परंपरा है, उसी का तो निर्वाह किया। उनके जीवन से बता दिया भारत की परंपरा क्या है। यही है। अभी होने के कारण जब कसाई से छुड़ाई हुई गायों को की बात आई तो सर्वाधिकारिणी काशी गौशाला की स्थापना वाल्मीकि ने की। जब भीमगौड़ा में बांध बनने लगा, अविरल गंगा का प्रवाह सुनिश्चित करना, अविरल निश्चित करना है, तो सारे देशी राजे रजवाड़े सबको इकट्ठा किया, उनको सूर्यवंशी होने की जागृति पैदा की उनमें। अरे भैया, गंगा मैया तो तुम्हारे पूर्वजों को तारने के लिए लाई गई थी और तुम यहाँ बैठे रहे हो, वहां रुक रहे हैं, लिखा है प्रवाह। हरिद्वार में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया था और देशों से ट्रीटी हुई थी, ये प्रवाह नहीं रुकेगा। ये बहुआयामी अब काशी विश्वविद्यालय में शुरू किया, जैसे मैंने वो बात बताई। वैसे आजादी के आंदोलन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सक्रिय भूमिका रही, छात्रों की भी, अध्यापकों की भी, सत्याग्रह में भी, जेल जाने में भी, प्रदर्शन करने में भी। अंग्रेजों ने पूछा भी तो, कैफियत भी मांगी, क्यों ये सब कर रहे हो, पढ़ाओ। लेकिन इसका क्या मतलब है? जागरूक नागरिक के नाते तो आजादी के आंदोलन में सहभागिता होना ये तो नैतिक कर्तव्य है। अगर होता है ये तो अच्छी बात है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लोग मैं कैसे सीखता हूँ? गांठवादिता की कहा जब उसकी ग्रांट बंद करो, अभी तक ठीक है कर लो। 2.5 साल तो बिना अनुदान के ही चलाया, सामाजिक सहयोग से चलाया, और उनके स्वयं के जीवन को देखकर प्रेरित होकर अध्यापकों ने भी जैसा सहयोग किया, वो इतिहास की तो बेमिसाल मिसाल है। ये पल बीत रहे हैं, ये तो कुछ छोटी छोटी पहलू है जिसको एक वाल्मीकि के नाते देखा जा सकता है, लेकिन सबके बीच आध्यात्मिक उद्देश्य था, जो चट्टान की तरह जीवन को वैसा का वैसा रख सका, जिस पर लोग आश्रय पा सके। वो जो जीवन है उसका आधार क्या? अध्यात्म।
इसके कारण गांधी जी उनको बड़ा भाई मानते थे, इसलिए उन्होंने जो पुरस्कृत किया उसके पुण्य फल को लेकर, इसलिए उन्होंने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम की जो मंत्र सिद्ध किया, उस मंत्र को आजादी की लड़ाई के लिए समर्पित किया गांधी जी के हाथ में। इसके बड़े भाई मानते थे। और ये जो श्रीमद भगवत गीता और प्रवचन, श्रीमद भागवत का इतिहास, भूगोल का ज्ञान है, श्रीमद भगवत गीता में तो सब कुछ है। ये सब जो किया उन्होंने, उसके पीछे और जीवन में जो संयमित उपभोग, न्यूनतम उपभोग, सादगीपूर्ण जीवन, सादगी का मतलब गंदगी नहीं, स्वच्छता के साथ सादगी, और नैष्ठिक हिंदू के नाते जीवन, राजनीतिक हिंदू नहीं, नारेबाजी वाला केवल हिंदुत्व नहीं, अनशन धरने वाला ही केवल हिंदुत्व नहीं, मारकाट वाला ही हिंदुत्व नहीं, धर्मबोध और शौर्य बोध, उस शौर्य बोध के साथ खड़े रहने का ही तो उदाहरण है चौरी चौरा के अंदर केस लड़ना, खुद 1923 लोगों को छोड़ा लेना। धर्मबोध है, शौर्य बोध, केवल धर्मबोध नहीं। ये सब गांधी जी के जीवन में हम देखते हैं। आज भी उन बातों का की संगति है, रेलिवेंस है, आवश्यकता है कि हम समझें। श्रीमद भगवत गीता में आप गौर करेंगे, सुहृदः सर्वभूतानां कहा है, सुहृदः सर्व मनुष्याणां नहीं कहा है, सर्वभूत हिते रताः कहा है, सर्व मनुष्य हिते रताः नहीं कहा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां कहा है, अद्वेष्टा सर्व मनुष्याणां नहीं कहा है। तो श्रीमद भगवत गीता के इस पहलू के आधार पर आज जो काम करने की जरूरत है, उसकी समझ गीता प्रवचन से ही तो आती। गीता पारायण से, उसका अर्थ समझने से, उन अर्थों को जीने की कोशिश करने से। अच्छा, तो गीता प्रवचन का आग्रह भी अगर रहा है मानवी जी का, तो उसके पीछे संस्कृति और संस्कार, एक त्रिसूत्री को समझकर जीवन में समाज के ढालने की कोशिश का हिस्सा है वो गीता प्रवचन, तदनुसार श्रीमद भागवत। और इन सब का लक्ष्य क्या? वो जो आपको मैंने रघुपति राघव राजा राम पतित सीताराम कहा, ये वैसा ही मंत्र है जैसे वंदे मातरम, वंदे मातरम, माँ तारा का उपासना करके सिद्ध मंत्र है वो, इसका फलित है मृत्यु का भय चला जाता है। इसलिए वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए फांसी के फंदे पर झूल जाने में भय नहीं लगाती। उस प्रकार का जीवन में मार्गदर्शन सुहृद के नाते देखना, और केवल अपने लिए नहीं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए नहीं, अपने लिए, अपनों को समझना ठीक। अपने कौन है? जो सब है वो अपने हैं, सब अपने हैं। तद अनुसार उनके साथ व्यवहार, उनकी आवश्यकता को समझ कर व्यवहार, उनकी स्थिति को समझ करके व्यवहार, लोक का संग्रह भी, नियोजन भी। इसने निजाम ने अपमान किया तो क्या हुआ? जो हमको मन पर लेना है, जो द्वेष्ट कांक्षती ही तो है, लाभा लाभो जया जयो ही तो है। तो ये जो जीवन जी जाना और इसके अनुसार रास्ता आगे की पीढ़ी को दिखाना, इसमें जितनी बातें हो पाई है, आज हम उस दिशा में देखते हैं तो लगता है कि जो 46 की बात मैं कह रहा हूं, उसके बाद जो हुआ उसकी बात कह रहा हूं। 3 प्रकार के विचार सरणियां आजादी के आंदोलन में रही है। एक, ये मानने वाले कि भारत अभी तो राष्ट्र है ही नहीं,
राष्ट्र बनना है, इट इज ए नेशन इन द मेकिंग। और भारत जो 17 राष्ट्र है, तो 17 नेशनलिटीज की थियरी प्रभाव की साम्यवादी आंदोलन के लोगों ने भारत में आजादी के आंदोलन के समय से ही 1935 ऑनवर्ड्स। दूसरी एक धारा जो ज्यादा बड़ी आगे बढ़ी, ताकि भारत 15 अगस्त 1947 को पैदा हुआ है, इट्स ए न्यू नेशन। इन दोनों ने भारत की अपनी ताकत का विस्मरण किया। तीसरी एक क्षीण तत्काल दिखने वाली, उस समय काल में दिखने वाली, भारत एक राष्ट्र है, एक जन है, एक संस्कृति है, प्राचीन राष्ट्र है, प्राचीन गौरव प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है, वर्तमान चिंतनीय होगा, भविष्य को और सुनहरा हम गढ़ेंगे, ये संकल्प के लिए धारा परम वैभव की तरफ पहुंचाना है। और वो धारा क्षीण सी दिखती थी, पहली दो धाराएं मजबूत सी दिखती थी, लेकिन वही क्रिया सिद्धि सत्य भवचे महताम लोभ करने के आधार पर मालवीय जी ने जो आगे रास्ता दिखाया, प्रेरणा दी, इसलिए परमोजनी गुरु जी की भेंट हुई, डॉक्टर हेडगेवार की भेंट हुई। हेडगेवार को उन्होंने कहा, हम सब एक ही तो हैं, छटाएं अलग अलग हैं, क्षेत्र तरीके थोड़े भिन्न होंगे, तो भी तो उसी उद्देश्य के लिए हो। इस आधार पर तुमको भी मैं सहयोग कर सकता हूँ, इतना मैंने चंदा इकट्ठा किया है, हेडगेवार को कहा कि तुम्हारे लिए भी कुछ कर दो ना, आप साथ रहिए, काफी है। आप आएंगे तो आपकी धन संग्रह की क्षमता भी तो काम आएगी। एक बार आप धन संग्रह कर दीजिए, उससे क्या फायदा, आप हमेशा रहिए हमारे साथ। और ये डॉक्टर हेडगेवार ने इतनी नहीं किया, तो संघ कार्यालय खड़ा करके दिया विश्वविद्यालय परिसर में, जैसे संस्कृत का एक और इंजीनियरिंग कॉलेज का किया, जैसे संस्कृत कॉलेज से थोड़ा इधर संघ कार्यालय का 2 कमरे का भवन और बीच में क्वाड्रेंगल, ये बनाकर उन्होंने दिया संघ को। काही बीवी ही ईंटों का वहां पर रहा है नाम, कावी भी नाम रहा है कुछ जगह। लेकिन क्या हुआ, वही हुआ आत्मविस्मृति का, और परिणाम आपातकाल में उस भवन को ढहाया गया था। तत्कालीन विश्वविद्यालय प्रशासनिक और अधिकारियों के सहमति से आपराधिक कार्य था, लेकिन उसमें से मैंने जैसा कहा कि इसलिए आप गौर करें, 1950 तक तो अंग्रेजों को दोष देना ठीक है, मैकाले और क्या क्या बोलते रहते हैं, इनका 50 के बाद 70 साल में भी मैकाले को ही दोषते रहना अपना काम है क्या? उसी को जिम्मेदार ठहराना अपना काम है कि हमको भी कुछ करना है। ये आगे की चुनौतियों में आता है। तो 70 साल में क्या सहज ही भारतीय भाषाओं को स्थान नहीं मिलना चाहिए था? 70 वर्ष में क्या संस्कृत ज्ञान परंपरा का ठीक ढंग से प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए था? संस्कृत को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलने में क्या अभी तक नहीं हो जाना चाहिए था? क्या नदियों की संभाल, जंगलों की संभाल, जमीन जल जंगल जानवर की संभाल सामान्य काम होना नहीं चाहिए था अब तक? 70 साल से हमारे देश में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई नंगा नहीं रहेगा, इतना भी क्या अचीव कर पाना असंभव सा था। ये सब एक सोचते हैं तो मुझे लगता है कि पहले 50 से लेकर 80 तक हिंगा मस्ती से समाजवाद को आइडियोलॉजी बनाया गया और इतने हावी होकर किया गया काम अनैतिक भी और अलोकतांत्रिक भी और लोकतांत्रिक विरोधी ढंग से भी करिए, लेटर एंड स्पिरिट का वायलेशन करते हुए, और उसमें समाजवाद को बढ़ाया रूलिंग आइडियोलॉजी के नाते। उस बनाने के कारण जो उससे इतना नजदीक रहेगा वही आगे प्रोफाइल बनेगी उसकी। तो तीसरी धारा थी
वो तो क्षीण थी और दबाई ही गई, टारगेट ही किया गया और अतीत से संबंध छूटा ही था उनका, इसे नकल करना ही उपाय था। इससे पहले जेजेंटिसिज्म, बाद में गवर्नमेंटलिज्म, और उसी का हावी होने का सारा कृषि हो या उद्यम हो, सभी पर उसका असर हुआ। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, न्याय हो, सब पर असर हुआ है। और उसके बाद तब भी वो जो तीसरी ताकत थी वो बढ़ती रही, वो चैलेंजर के नाते से 30 साल में सामने आने लगी। तब पहली और दूसरी ताकतों ने हाथ मिला लिया और तब उनका पैचवर्क जो हुआ उसका अधिष्ठान बिना सेक्युलरिज्म 80 से 2010 फिर 30 साल। और सेक्युलरिज्म के कारण हिंदू बैशिंग इज इक्वल टू सेक्युलरिज्म। भारत की परंपराओं का मखौल बनाना, अपमान करना, विरोध करना, दबाना, मिटाने की कोशिश करना, यानी सेक्युलरिज्म। उस 30 वर्ष के दौरान फिर जो हमको करना था उसमें हम पीछे किए रहे, लेकिन फिर बढ़ती गई, तीसरी धारा बढ़ती गई। 2010 के बाद उसी धारा की अनेक छटाएं आज समाज में प्रतिबिंबित सी व्यवहार में दिखाई पड़ती है और सबकी धारा में लक्ष्य बोल पाए न बोल पाए, आर्टिकुलेट कर पाए न कर पाए, उसको नॉमेनक्लेचर दे पाए या न दे पाए, वो है राम राज्य की अवधारणा। राम राज्य की और राम से डिफाइन होगा भारत, जियो पॉलिटिकल एंटिटी नहीं भारत के अंदर, सोशल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है भारत। भारत के स्वामी समूह है, रामो विग्रह तो धर्माधिष्ठित समाज रचना, धर्म नियंत्रित राज्य, धर्मानुकूल समाज, धर्म प्रवण व्यक्ति, ये धारा 500 साल से दुनिया में, 200 साल से भारत में मानव केंद्रित विकास की जो अपकारी बढ़ाई गई है, उसकी जगह पर प्रकृति केंद्रित विकास की धारा, जमीन, जल, जंगल, जानवर आदि के प्रति योग्य मर्यादा, आदर, पावित्र का भाव मन में संचय करते हुए उसके अधिष्ठान पर समाज की अर्थव्यवस्था, समाज की राज्य व्यवस्था, समाज की संस्कृति की संस्कारों की व्यवस्था, समाज प्रबोधन की व्यवस्था, इन सब का कालखंड है। इसी को प्रकृति केंद्रित विकास कहते हैं। यही राम राज्य है। राम राज्य की हम क्या अलग से व्याख्या करें? मानस में तुलसीदास ने ही व्याख्यायित कर दिया है ना कि कोई भूखा नहीं, कोई नंगा नहीं, बाप के जिंदा रहते बेटे की मौत नहीं। कह तो दिया है, कह दिया है कि सारी ऊपर वापी, तालाब, सरोवर, नदियां जल से परिपूर्ण, सही समय पर वृष्टि होती है, सही समय पर सारे फसल लहलहाते हैं, सारे पेड़ फलों से लदे झुके हुए हैं, समुद्र रत्न बिखेर कर जा रहा है और वो रत्न प्राचीन पर या पथ पर जड़े हुए हैं, बाजार माल से पटा हुआ है, माल की कोई कीमत नहीं है। जो ग्राहक घूमते हुए जरूरतमंद आदमी आता है, उसको कोई माल अच्छा लगा, उसको उसने स्वीकृत किया और उठाया, ले जाने के लिए उद्यत हुआ, तो उस दुकानदार का काम सफल हो गया, उस उत्पादक का काम सफल हो गया। दाम नहीं। तो ये ऐसी आर्थिक व्यवस्था और उसी में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी उत्तरकांड में भरपूर दिया हुआ है कि कौन कौन लोग प्रीति से समझ करके न बोले, अपनी बात में बोलने का साहस रखें, तभी व्यवस्था ठीक चल सकती है। राम बोल रहे हैं तो राम राज्य तो ये है, तो उसमें हम क्या था क्या नहीं था के चक्कर में क्यों पड़े, तो आगे बढ़े। तो उसमें से स्वाभाविक है कि प्रकृति
प्रतिकेंद्रिक विकास आप खुद देखिए। अरे भैया कोई आदमी आया हमारे घर कब्जा जमा लिया, ऐसे तैसे हमने उसको मार के भगाया, उसका हम घर में दूसरे पोजीशन लिए, हम पहले झाड़ फानूस लगाएंगे, अच्छा गलीचा बिछाएंगे, सबसे पहले तो हम दरवाजा खिड़की सब दुरुस्त है कि नहीं देखेंगे, दीवार है फेंसिंग है वो ठीक है कि नहीं देखेंगे, सर बारिश से चूता तो नहीं है देखेंगे, नालियां जाम है कि नहीं देखेंगे, खिड़की दरवाजे की सिटकिनी ठीक है ये देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे पुताई लगाई जो होना होगा, उसके बाद सजावट झाड़ फानूस जो लगाना होगा लगाएंगे ना। प्राथमिकता तो ये है, देशों ने यही किया है। हम ही सिस्टम के व्यामोह में पहले आए। हमने अपने जंगल जमीन जानवर इनको दुरुस्त करना, ये तो क्या कारण था। 200 साल पहले एक आदमी के खाते में 10 से ज्यादा गोवंश थे। अंग्रेज जब गए एक आदमी पर एक गोवंश छोड़ गए, तो एक गोवंश का बढ़ाकर जितने आदमी उतने गोवंश आगे की स्थितियों में बनी रहती, उसकी जगह पर आज 7 आदमी पर एक गोवंश है। कैसे चलेगा? प्राथमिकता क्या होगी? ये सब जब हम सोचें तो अर्थव्यवस्था का चित्र तो और अधिक अलग से दिखना चाहिए ना। भारत भैया पिछले 60 वर्षों में 50% बायोडाइवर्सिटी खो चुके। सृष्टि के कण कण में पावित्र का भाव, एको हम बहुश्याम की अभिव्यक्ति ही सृष्टि का स्वरूप है। सर्वात्मैक्य सब में वही है, उससे कौन बड़ा कौन छोटा, किसको त्याज्य किसको मान्य, सबका अपना अपना स्थान है। तो पंडिता समदर्शी रहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थी सुनिचैव स्वपाकेत पंडिता समदर्शिनः, सब में पावित्र का भाव, उसमें से अपनेपन का भाव। ये आगे की चुनौतियों के साथ हमारे द्वारा करणीय कार्य। महामना वाल्मीकि जी ने जिस तरह से गीता प्रवचन में अपनी बातें कहा, जिस तरह से बातों को बढ़ाया है, जो जीवन जिया है, उसमें से हम आगे के सूत्र के नाते मैं जब सोचता हूँ ये सब लिया करता हूँ, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मैंने जितना ठीक से निभाया नहीं निभाया पता नहीं, मेरे मन की बातें कुछ स्फुट रूप से आपके समक्ष रखा हूँ, कुछ आपको ठीक न लगा हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। कैसे वाम पंथ से दक्षिण पंथ की ओर आए, इस यात्रा प्रसंग को थोड़ा सा बता दें। वाम दक्षिण के कृत्रिम विभाजन में मैं विश्वास नहीं करता। दूसरी बात, सामाजिक संवेदनशीलता का कारण बनी मैक्सिम गोर्की की किताब और निराला जी का वो कविता संग्रह सुनबे गुलाब, भिक्षुक, ये निराला जी का कविता संग्रह में से जो कविताएं मैंने, उसके कारण इतना लगा कि जीवन केवल अपने लिए नहीं, हमसे भी बहुत लोग बहुत कष्ट में हैं। हम अपने ही कष्ट को बड़ा मान रहे हैं, हमारी भूल है, भ्रम है। उनके लिए भी तो सोचना चाहिए, खाली अपने लिए क्यों। यहां तक पहुंचाया और उसमें आपको पुरानी बात समझ में आ गई। एक सज्जन होते थे मुस्तन सैटी, वो सुनारपुरा से गुदौलिया के बीच डोलते रहते थे और जितने रेहड़ वाले, रिक्शा वाले, सरकार वाले इधर की समस्याओं को लेकर थाना, पुलिस, कचहरी सब निरंतर करते थे। हमेशा वो उपलब्ध होते थे। एक्सेसिबिलिटी एंड मोबिलिटी ये पॉलिटिकल वर्कर की अनिवार्य आवश्यकता है, मैंने उनसे सीखा है। और हमारी कक्षा 9 और 10 के जो हमारे टीचर और क्लास टीचर थे पंडित मोहनलाल तिवारी, उन्होंने ही मैक्सिम गोर्की और वो हमको संग्रह दिया था। इस कारण वो उस विचार में आए, लेकिन उसके बाद 1956 में मेट्रिकुलेशन किया था
और उस समय तिब्बत का मसला शुरू हो गया था। खंपा विद्रोहियों की बात भी चल पड़ी थी, दलाई लामा के भागने का विषय भी आ गया था। उस समय साम्यवादी आंदोलन तब से लेकर चीनी आक्रमण के समय तक भी जो उन्होंने अपने पैंतरेबाजी की वो अनैतिक और असत्य थी। तब मन हटा, और जब मन हटा तो आकर्षण हुआ डॉक्टर लोहिया के प्रति। जॉर्ज फर्नांडिस के भाषण, जेट किलर की इमेज थी जॉर्ज फर्नांडिस की, तो उसमें से धारा जब आगे बढ़ी और घर में संस्कृति और संस्कार का वातावरण था। कक्षा 4, 5, 6, 7 में ही कल्याण के सारे विशेषांक पढ़ चुका था। चित्र पैदा आकर्षण का केंद्र होता था। गुरु गोविंद जी के घोड़ा इस रंग का होगा, और शिवाजी का ये होगा, राणा प्रताप का वो होगा। इन सब के आकर्षण से वो भी एक अधिष्ठान बना हुआ था। ये सुपर स्ट्रक्चर्स थे। तो उसमें से मुझे जो समझ में आया, आज भी जो मैं मानता हूँ, हमारे देश में 4 तरह की ताकतें हैं। पार्टियों में क्लासिफाई करना उचित नहीं रहेगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। मेरा मानना है 4 प्रकार के श्रेणियां हैं। 1, विदेश परस्त अमीर परस्त सोच। 2, विदेश परस्त गरीब परस्त सोच के। 3, भारत परस्त अमीर परस्त सोच के। 4, भारत परस्त गरीब परस्त सोच के। बाकी का तो मुझे नहीं मालूम लोगों को। मैं अपने को भारत परस्त गरीब परस्त सोच का मानता हूँ, और मेरी समाज के प्रति देखने की दृष्टि और प्राथमिकता में ये सोच हावी रहती है। गलत हो सही हो, ऐसा गढ़ा हुआ मैन इज मेड सर्टेन वेज, आई मेड दैट वे। हम नुकसान न करें, इसलिए रचनात्मक कामों पर ज्यादा ध्यान, लेकिन आंदोलनात्मक कामों की भी आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और बौद्धिक स्पष्टता के लिए अध्ययन और सत्संग आवश्यक मानता हूँ। मेरा ख्याल है किसी ज्यादा की जरूरत। अभी अवसर मिलेगा आपको थोड़ा सा। पूरा समय है गोविंद जी के पास, रात 10 मिनट रहेगा। मैं बताना चाहूंगा, महामना मालवीय मिशन राष्ट्रीय संगठन है, केवल बौद्धिक कार्यक्रम ही नहीं करता है। बौद्धिक कार्यक्रमों के अलावा पूरे देश में अपने सीमित साधनों के बल पर कहीं कहीं सामाजिक सेवा, वंचित समाज के लोगों को पढ़ाना। लखनऊ में विद्या मंदिर खोला है। दिल्ली के अंदर गड़िया लोहार जो महाराणा प्रताप के साथ चित्तौड़ छोड़े थे, वे सड़क पर खाना बदोश की तरह रहते हैं। ऐसे लोगों के परिवारों को पढ़ाने का काम मालवीय मिशन कर रहा है। इस कोरोना काल में भी हम लोगों की जीने की एक नई दिशा बनी, कैसे जिया जाए। इस पीरियड में भी हम लोग बैठे नहीं थे। हमने अपने कार्यकारिणी के सदस्यों से, जो हमारे लाइफ मेंबर हैं, उनसे हमने आग्रह किया, मीटिंग किया। भाई प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि आज कोरोना के काल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी रोजी बंद हो गई, रोटी कैसे मिलेगा उनको। तो हमारे आग्रह पर अपने सदस्यों ने अपने क्षमता के अनुसार धन दिया, और उस धन से हम लोगों ने समाज के वंचित ऐसे बंधुओं को अन्न का किट देने का काम किया। हजारों लोगों को दिया। साथ ही साथ 51,000 रुपए का अपने साधन से जुटा करके हम लोग प्राइम मिनिस्टर केयर में भी धन भेजा है। इसके साथ साथ बौद्धिक कार्यक्रम के अंतर्गत 9, 10, 11 मई को हम लोगों ने राष्ट्रीय वेबिनार किया। इसमें देश के मूर्धन्य विद्वान, विधि के क्षेत्र के, शिक्षा के क्षेत्र के अनेक लोगों का
हम लोगों को मार्गदर्शन मिला और 55,000 लोग इससे लिंक हुए। उन लोगों में हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी का औदित हुआ, संघ के सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, डॉक्टर डीपी सिंह जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, चिकित्सा के विद्वान के.एन. द्विवेदी जी, भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, पूर्व कुलपति गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, इतिहास संकलन समिति के बाल मुकुंद जी, गुजरात विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आर.एस. दुबे जी, प्रोफेसर अणु दिवाकर जी वाजपेयी एवं संघ के अखिल भारतीय अधिकारी स्वांत रंजन जी का भी भाषण हुआ और काफी अच्छा इसका रिस्पांस रहा। हमारे कार्यक्रमों में विशेष योगदान के लिए हमारे जो वॉलंटियर हैं उनको मैं गोविंद जी के द्वारा सम्मानित कराना चाहता हूँ। पूरा रात दिन लग करके इन लोगों ने इस वेबिनार को सफल बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया। उसमें श्री कृष्णकांत जी हैं, कृष्णकांत जी आगे आ जाए, शुभम प्रजापति जी, श्री किशन कुमार विश्वकर्मा जी, माननीय गोविंद जी दुपट्टा पहना करके माला पहना के स्वागत करेंगे। सामने आइए, नहीं तो फोटो नहीं आ पाएगी। सर वही ठीक है, वहाँ ठीक है। अच्छा चलो, माला माला माला। किशन जी, ये सारा डिजिटल काम हम लोगों का यही करते हैं। शुभम प्रजापति जी, रंजीत पटेल जी, ये योग लोगों को सिखाते हैं। पूरा समय पौधा पौधा नेहा सिंह, आपको दो के बारे में नेहा सिंह छात्रा वैदिक विज्ञान केंद्र जी, और इसमें गीता कंसेप्ट पर मोक्ष वृक्ष का तैयार किया और वह गिनीज ऑफ रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड में बहुत जल्द। कार्यक्रम के अंत में एक औपचारिकता शेष रह गई है। उसके लिए मैं डॉक्टर प्रोफेसर सुमन जैन जी से आग्रह करूंगा कि आभार। सभी के प्रति आदर और सम्मान का भाव। आज 12वीं जयंती एवं महामना स्मृति सम्मान समारोह का इस कोविड पीरियड में ऑनलाइन और
ऑफलाइन आयोजन हुआ और वास्तव में जब हम महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं और हमारे श्रेष्ठ जन हमसे जुड़ते हैं और ऐसा बड़ा अतिथि जब हमारे सभागार में आते हैं तो हमारी तंद्रा टूटती है, हम कुछ सीखते हैं और करने के लिए प्रेरणा पाते हैं। मैंने अपने गुरुजनों से सीखा था, अनुभव किया था कि हिंदुस्तान का रंग सांवला होता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के दो महानायक राम और कृष्ण, इनका रंग सांवला है। और हिंदुस्तान का रंग इसलिए सांवला है क्योंकि हिंदुस्तान का जो पुरोहित है वह किसान है। ऐसा ही किसान, ऐसा ही गोपालक हमारे बीच आए हुए हैं माननीय गोविंदाचार्य जी। और आपसे हमने जो सीखा, हम सभी ने जो सीखा, हमारे परिवार के आप मुखिया हैं, अभिभावक भी हैं। जल जंगल जमीन और जीविका, ये आपके जीवन का आधार रहा है। और जहां तक मैंने पढ़ा और देखा और सुना, जो अवसर मिला, आप निस्वार्थ भाव से उस दिशा में अपने को खपा दिया है, समर्पित कर दिया है। ऐसा महापुरुष, ऐसा किसान, ऐसा गोपालक जिन्होंने अपनी संपत्ति सेवा में ही दे दी, और आज जो थोड़ा सा धन हमने प्रयास किया देने का, वह भी गायों की सुरक्षा और देखभाल के लिए समर्पित है। हम माननीय गोविंदाचार्य जी को अपने महामना मालवी मिशन इकाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पूरी समिति की ओर से, अपने समस्त सुधी जन की ओर से जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं और आपकी वंदना करते हैं। बहुत इच्छा होती है कि आपके बारे में कुछ बोलूं, लेकिन बहुत कम समय है और इतने में ही मैं आपको सुनते हुए अनुभव होता है कि आपको भाषा का कितना ज्ञान है। भारतीय भाषाओं की जो पकड़, बनारस की जो देशज भाषाएं हैं, आपने कहा कि हमने रेखड़ वालों से और सगड़ी वाले से, सगड़ी शब्द तो कोई बोलता ही नहीं, सगड़ से हमने सीखा। हम गरीब परस्त हैं, हम भारत परस्त हैं, यही हमारा। उसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, अंग्रेजी, संस्कृत, इतनी सारी भाषाएं घुल मिल जाती है कि ऐसा अनुभव होता है कि आपने सबको बचाकर उसको हिंदी कर दी है। और ऐसे हिंदी जो देशज, संस्कृत भी बोलते हैं तो लगता है देशज है, सब उतर जाता है। हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपका अभिवादन करते हैं। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे न्यायमूर्ति पंडित गिरधर मालवीय, हमारे कुलाधिपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। जब भी हमारे कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति होती ही रहती है और आपकी उपस्थिति मात्र से, आपके संबोधन से हम बड़भागी हो जाते हैं। आपका एक शब्द, क्योंकि आपने शब्दों को जिया है, जिए हुए शब्द जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो उसकी प्रेरणा बन जाते हैं। माननीय गिरधर मालवीय जी ने जो भी शब्दों की अभिव्यक्ति हम लोगों को प्रदान करते हैं, वो उनका जिया हुआ शब्द है, वो उनके व्यक्तित्व से कसा हुआ शब्द है। कसा हुआ और जिया हुआ शब्द जब हमें प्राप्त होता है तो हम बड़े हो जाते हैं। हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इस जो महामना मालवी मिशन इकाई की ओर से, हम अपने कुलाधिपति को और आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष रहे, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। और इसके साथ ही
हमारे साथ यह स्वरूप दिख रहा है इस कार्यक्रम का, इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े हुए जो भी अधिकारी जन हैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, इंचार्ज गेस्ट हाउस के प्रति, और वैदिक विज्ञान केंद्र के सभी सहयोगी लोग, पूरा ऑफिस का पूरा विभाग, यहाँ के विद्यार्थी जो वैदिक विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं, जो संस्कृत विषय से जुड़े हुए हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। वास्तव में महामना का यह कार्यक्रम विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए होता है। महामना के जीवन का लक्ष्य ही था कि विद्यार्थियों के भीतर चरित्र का निर्माण एकमात्र लक्ष्य था, एकमात्र उनका आध्यात्मिक सत्य था। तो इन विद्यार्थियों को हम विशेष रूप से इस कमेटी की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। डॉक्टर शिवराम सिंह चौहान जी के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, डॉक्टर सुभाष चंद्र मौर्य जी, श्री अवधेश पांडे जी, और इसके अलावा हमारे ही बिल्कुल वैदिक विज्ञान केंद्र के ठीक सामने हमारा प्रोटोकॉल बोर्ड है, उनका बहुत सहयोग हमें प्राप्त होता है, हम उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इसके साथ ही इस सभा कक्ष में हमारे गुरुजन बैठे हुए हैं, विद्वान जन बैठे हुए हैं, जिनका संरक्षण हमें प्राप्त है। हम बोलते हैं तो इसलिए नहीं बोलते हैं कि बोल रहे हैं, और हमें उनका, जिसको कहते हैं कि देशज भाषा में शह मिला हुआ है, संरक्षण मिला हुआ है उनके शह पर। मेरी औकात नहीं है कि हम बोले, मेरी क्षमता नहीं है कि हम बोले, लेकिन हम बोलते हैं, हम कुछ कह लेते हैं या हम कुछ कर पाते हैं, तो वो उनका संरक्षण है। हमारे बीच में हमारे इस संस्था के संरक्षक प्रोफेसर दीनबंधु तिवारी जी बैठे हुए हैं, क्षमा चाहते हैं, और प्रोफेसर दीनबंधु पांडे जी आए हुए हैं, और अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान, भारतीय भाषाओं के विद्वान प्रोफेसर रामकीर्ति शुक्ला सर आए हुए हैं, प्रोफेसर जेपी लाल सर आए हुए हैं, डॉक्टर माधवी तिवारी, डॉक्टर दिनेश चंद्र उपाध्याय, ब्रिगेडियर नरेंद्र जी आए हैं, प्रोफेसर कविता शाह आई हुई है, और इसके साथ ही डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय, प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार गुप्त जी, डॉक्टर अभय कुमार सिंह जी, श्री केदारनाथ तिवारी जी आए हुए हैं। हम आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसके अलावा आज जो वैदिक मंगलाचरण के लिए जिन्होंने अपना मंगलाचरण यहाँ पर गाया, सुनाया, जिससे एक माहौल बना, एक ऊर्जा की अनुभूति हुई, हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। और कुल गीत के लिए डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य मैडम को हम प्रणाम करते हैं। आपके साथ जो सहयोगिनी आई हुई थी उन्हें भी हम धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। और इसके साथ ही गीता पाठ के लिए वह जो दो बेटियां आती हैं हमारे पास, बच्चियां आती हैं, तेजस्विनी पांडे और धात्री पांडे को भी और उनके माता पिता के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं संस्था की ओर से, उन्हें प्रणाम भी करते हैं कि ऐसी जनरेशन आप तैयार कर रहे हैं। और महामना मार्ग मिशन जो हमारी इकाई है, इस इकाई के अध्यक्ष कर्ता धर्ता, जिसका ताना बाना बुनने वाले हैं, जिस वितान के नीचे हम और आप बैठे हैं और इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं, प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी को भी हम प्रणाम करते हैं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और बहुत ही ऊर्जा के साथ जो एक व्यक्तित्व हमारे बीच में रहता है, जो सबको जोड़ने का, बांटने का, साधने का, करने का जिम्मा अपने हाथ में लेकर चलता है, वे है महामना मार्ग मिशन काशी विश्वविद्यालय इकाई के, आप तो समझ गए होंगे कि कौन हो सकते हैं, श्री विजय लाल पांडे। ये जो ताली है, ये जो कार्यक्रम है, सब आपके उत्साह से होता है। तमाम तरह की चीजों को जोड़ना, बनाना, संपादित करना, ये सब आपके हाथ में है। तो मैं भी अपने ही परिवार में, अपने ही जो है अपने महामंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और इसके अलावा जो हमारा प्रेस है, मीडिया है, और जो जहाँ जिस तरह से भी, जहाँ से भी हमारा सहयोग प्रदान किया, हम उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इसके साथ ही
कई हजार लोग हमारे कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने बताया कि हम लोगों ने 3 दिन का एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार किया था सर 9-10-11 जून मई 9-10-11 मई को किया था और लगभग 50,000 फॉलोवर्स हमारे साथ थे, 55,000। तो आज भी वही टीम काम कर रही है और इतने ही फॉलोवर्स आए हैं। हमारा ये लक्ष्य है कि महामना का जो एक आध्यात्मिक चिंतन है, उनका जो राष्ट्र प्रेम है, उनकी जो भाषा है, उनकी जो कर्म शैली है, उनकी जो गीता है, इस संस्था के माध्यम से हम जुड़े और लोगों को जोड़े। इन्हीं थोड़े से शब्दों के साथ मैं पुनः आमंत्रित कर रही हूँ हमारे इस संस्था के संरक्षक प्रोफेसर दीनबंधु पांडे जी को। आप महामना जी पर श्लोक बोलेंगे। सर आप बहुत विनम्रता से सादर आमंत्रित। आप सभी लोगों के बीच मैं महावीर जी पर कोई श्लोक नहीं कहने वाला। मैं महावीर जी का एक श्लोक आपको सुनाना चाहता हूँ जो आज के वातावरण के अनुकूल है और वही जो आज हुआ है वो उन्होंने बहुत पहले सोचा था। न तो हम कामये राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुःख तप्तानां प्राणिनां आर्तनाशनम। और इस पूरे का आरंभ से लेकर के दिए हुए दान को गौ को समर्पित करने तक यह श्लोक संगुंठित और हम सब लोगों के लिए मालवीय जी ने सत्य से, ब्रह्मचर्य से, विद्या से, इन तीन के माध्यम से भारत के लिए समर्पित करने का भाव उन्होंने हमको दिया। आत्मत्यागेन सम्मानार्थं सदा भवम्। तो ये जो हम लोगों ने एक सम्मान करने का अवसर प्राप्त किया है, ये भी मानवीय जी की उस भावना के कारण ही है। देश भक्त्यात्मत्यागेन सम्मानार्थं सदा भवम्। और समय आप लोगों ने दिया, ये क्षमा प्रार्थी हूँ। बाहर आपके लिए नाश्ते की व्यवस्था है। सभी बंधुओं से निवेदन है कि नाश्ता लेकर ही जाएंगे। अंत में हम लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के राष्ट्रगान करेंगे, उसके बाद विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जगति तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक। जय हे भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 माता में जय माता
जय मातरम मातरम। महामना अमर रहे, अमर रहे। महामना की कामना, सद्भावना सद्भावना महामना की कामना। सद्भावना सद्भावना। कमरे में